फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों, हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं अगली मॉक टेस्ट 22। जैसा कि आप लोग जानते हो दोस्तों, रेगुलर बेसिस पर एक मॉक टेस्ट आप लोग लगाते हो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन खास आपके लिए होता है। उम्मीद करते हैं कमेंट बॉक्स में या आंसर आप बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर कौन सी संख्या आप लोग मेंशन करोगे कि एक सीक्वेंस बराबर बन जाएगी, आपको बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस ऐसा काफ़ी ज़्यादा हम लोग कर चुके हैं पहले से। आप सभी को बता दें दोस्तों, इसमें 45 से 50 क्वेश्चंस ऐड किया गया है इस सेशंस में। आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट या प्रदान करेगा वीडियो। बिकॉज ऑफ दोस्तों, वीडियो में वही क्वेश्चंस ऐड किया गया है जो क्वेश्चंस एग्जैक्ट आपके परीक्षा में आने लायक है। यानी परीक्षा पेपर में डायरेक्ट फंसने वाला सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किया गया है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोग दूसरा क्वेश्चंस देखिए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? जी हाँ दोस्तों, किसी भी स्टूडेंट्स या ना कह देना ब्रिटेन। दोस्तों, गलत हो जाएगा। आपको बता दें बी ऑप्शंस आयरलैंड आपका राइट आंसर है। आप सभी को बता दें दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। बी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस आप लोग देख पा रहे होंगे। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? दोस्तों, संविधान के अंतर्गत मतलब संविधान में भारतीय लोकतंत्रों के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर भारतीय लोकतंत्रों के आदर्शों का बात बताया गया है। दोस्तों, जब कहीं भी भारतीय लोकतंत्रों के आदर्शों की बात कही जाए संविधान के बारे में, तो आप लोग मान लेना नीति निर्देशक तत्व की बात की जा रही है। आपको बता दें दोस्तों, ए ऑप्शंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के भाग 4 में उल्लेखित किया गया है। दोस्तों, इन्हें संविधान का आदर्श भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं हर क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चंस है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। दोस्तों, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। आपको हर प्रकार की क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जीके से, जीएस से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से। दोस्तों, आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए बस। क्वेश्चंस है आप लोग देख पा रहे होंगे, कल्याणकारी राज्य। दोस्तों, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य होता है आपको बताना है। ए ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम लोगों को अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, यही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, मूल कर्तव्यों का वर्णन यानी मूल कर्तव्यों का वर्णन आपको बताना है। सी ऑप्शन अनुच्छेद 51। आपको बता दें दोस्तों, पहले ये जो कि संविधान में नहीं था, बाद में इसे सरदार स्वर्ण सिंह स्मिथ की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 कितने 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 में अनुच्छेद 51 जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। क्वेश्चंस अगला जरा देखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं? आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 37। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 37 दोस्तों यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। आपको
क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आप लोग पुलिस की जॉब लेने जा रहे हो तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से जो कि संविधान से रिलेटेड यानी पॉलिटी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आना चाहिए, तभी आप लोग परीक्षा को क्रैक कर पाओगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा आपके इस पेपर में। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। दोस्तों यह बात किसने कहा था? सी ऑप्शन केटी शाह ने कहा था। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस बहुत है दोस्तों, थोड़ा फास्ट चलेंगे। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड किस जो कि राज्य में लागू है आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता का प्रावधान है? उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर है, अनुच्छेद 39 का। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? यानी भारतीय संविधान जो है उसमें किस अनुच्छेद में यह निर्देश दिया गया है कि हर राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए? दोस्तों उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा, बी ऑप्शंस, अनुच्छेद 40। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? सेपरेशन का सिद्धांत दोस्तों संविधान के किस भाग में वर्णित है आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा, सी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस है, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? दोस्तों डी ऑप्शंस आपका राइट आंसर है, उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इन सभी ऑप्शन जो हैं वे उदारवादी विचारधारा पर आधारित हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना दोस्तों, जिससे मोटिवेशन बना रहे। जी हाँ दोस्तों, और अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ताकि विभिन्न दोस्तों को बेनिफिट हो पाए। दोस्तों यहाँ पर देखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है आपको बताना है। दोस्तों अनुच्छेद, हर एक अनुच्छेद आपको क्लियर होना चाहिए, धीरे धीरे क्लियर करा दिया जाएगा, रेगुलर बेसिस पर बने रहिए दोस्तों। बी ऑप्शंस आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपका क्लियर हो गया होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। अगले क्वेश्चंस की तरफ दोस्तों मूव करते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही रोचक है, जरा ध्यान से देखना। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? दोस्तों हरित क्रांति का मतलब आप लोग जान रहे हो ना, अभी हम आप सभी को बताते हैं दोस्तों। उससे पहले आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हरित क्रांति क्या है और दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दोस्तों यही जो कि हरित क्रांति से बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित हुए। आपको बता दें दोस्तों, कृषि से रिलेटेड जितने भी योजनाएं आती हैं नई नई, ये हरित क्रांति के अंतर्गत ही आती हैं। आपको बता दें भारत में हरित क्रांति दोस्तों, ग्रीन रिवॉल्यूशंस का प्रारंभ 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। और दोस्तों भारत में इस क्रांति के प्रवर्तक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक M.A. स्वामीनाथन है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? दोस्तों पर्यावरण जो कि
संरक्षण में सहायक कौन सी कृषि प्रक्रिया है, आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, जैविक कृषि। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से देखना दोस्तों। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है, आपको बताना है। जरा फोकस कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर उद्देश्य नहीं है बताया गया है। आपका राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा, मानव संसाधन विकास करना। यही उद्देश्य नहीं है और तीनों ऑप्शंस का है दोस्तों। आपको अगला क्वेश्चन आ गया होगा राइट आंसर। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया, आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आ गया होगा दोस्तों। इसका आंसर आपको बताना है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन से थोड़ा धुंधला है, ध्यान से देखना। ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो कि पूछा गया है डायरेक्ट परीक्षा पेपर में। ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य है तो दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन का एकमात्र उद्देश्य है टमाटर, प्याज एवं आलू का मूल्य नियंत्रण। दोस्तों इनके मूल्य का नियंत्रण करना ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन अच्छा लगे तो बेशक लाइक कीजिएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना संबंधित है, आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा। कृषि क्षेत्र दोस्तों कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं और कब यह शुरू हुआ था दोस्तों, वर्ष 2016 में शुरू हुआ था दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन अगला है, जरा ध्यान से देखना। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों, राइट आंसर बताना है। किसान आयोग का गठन, नेशनल कमीशन फॉर फार्मर का गठन कब हुआ था दोस्तों, 2004 में हुआ था। वर्ष 2004 में इसका गठन हुआ था और इसके जो कि कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है दोस्तों, कोई ये ना कहना सूरत, गलत हो जाएगा दोस्तों। यह क्वेश्चन राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, मुंबई। दोस्तों आप सभी को बता दें भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई में है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हर क्वेश्चंस क्लियर हो रहा होगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी दोस्तों, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा 1948 में दोस्तों। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भिलाई स्टील संयंत्र किस प्रकार का उपक्रम है, यानी किस प्रकार का उपक्रम है, आपको बताना है। भिलाई स्टील संयंत्र दोस्तों यह एक सार्वजनिक उपक्रम है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। पादपों की तनों से संबंधित सत्य कथन को पहचानिए। पहले दोस्तों चारों ऑप्शंस आप लोग एक बार देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस क्लियर हो जाए, तब आप सभी को बता दें दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं हर किसी का दोस्तों राइट आंसर आएगा, बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। डी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। दोस्तों पादपों के तनों से संबंधित सत्य कथन का पहचान कीजिए, सभी कथन दोस्तों सही है। राइट आंसर है आप सभी का डी ऑप्शंस। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा पुष्प क्रमशः है दोस्तों, सबसे छोटा भी आपको बताना है और सबसे बड़ा भी दोस्तों आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, वुल्फिया एवं रेफलिसिया, आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन से जरा ध्यान से देखना। भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है, आपको बताना है, यानी भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है, आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। डी ऑप्शन स्तंभ प्रतान राइट आंसर से। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। आपको बता दें दोस्तों पौधों के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। क्वेश्चन यह देखिएगा, निम्नलिखित में से
पत्तियों का रूपांतरण स्वरूप नहीं है। दोस्तों पत्तियों का रूपांतरण स्वरूप मतलब जब दोस्तों पत्ती नई होती है तो उसे कुछ और शब्दों से बुलाया जाता है, पुरानी होती है तो कुछ और शब्दों से बुलाया जाता है। उसी का कहने का मतलब है निम्नलिखित में से पत्तियों का रूपांतरण स्वरूप नहीं है, आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा डी ऑप्शन पत्रकलिका। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा बताना है आपको। क्वेश्चंस का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए ऑप्शन से यूकेलिप्टस। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चंस अगला देखिएगा, अदरक एक तना है जड़ नहीं, क्योंकि दोस्तों उसका कारण आपको बताना है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यह पर्व और पर्व संधियों युक्त होता है। दोस्तों राइट आंसर आपका सी ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, वह शुष्क पुष्पकली जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है वो है, बताइए दोस्तों क्या है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन लौंग। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चंस की दोस्तों तरफ चलते हैं। घटपर्णी में निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरण होता है। थोड़ा दोस्तों डिफिकल्ट है क्वेश्चंस, लेकिन आपका राइट आंसर आ गया होगा पत्ता, लीफ। घटपर्णी मतलब होता है पीचर प्लांट। दोस्तों यही आपका इस क्वेश्चंस का कहने का मतलब था। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुष्प का एक भाग नहीं है। पुष्प का एक भाग नहीं है दोस्तों, पर्णवृंत यह पुष्प का भाग नहीं है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा। पारिस्थितिकी वर्गीकरण के अंतर्गत पादपों का एक वर्ग नहीं है, आपको बताना है। आपका राइट आंसर दोस्तों आ गया होगा आपका डी ऑप्शन अधिपादप। राइट आंसर आ गया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। नर पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है, यानी दोनों को जन्म देता है दोस्तों। ऐसे पादप को क्या कहा जाता है। आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन राइट आंसर है उभय लिंगाश्रयी। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। लिंगाश्रयी था, उभय लिंगाश्रयी राइट आंसर था। अगले क्वेश्चंस को आप लोग देख पा रहे होंगे। ऐसे पादप जिनमें पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों। तो ए ऑप्शंस कहलाते हैं उभय लिंगी। उभय लिंगी राइट आंसर था। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। आप लोग यह क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे। निर्माण के आधार पर फलों को किन दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों निर्माण के आधार पर बताना है, तो निर्माण के आधार पर सी ऑप्शन सत्य एवं असत्य फल। उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन देखिए ना, सरल फल का उदाहरण है, सरल फल का उदाहरण है आपको बताना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा आम नींबू। दोस्तों आम नींबू एक सरल फल का उदाहरण है। क्वेश्चन है वृक्ष की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है। दोस्तों पौधों के आयु का निर्धारण सी ऑप्शन वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों किया जाता है। अगला देखना, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। बायोडीजल बनाने में दोस्तों डी ऑप्शन रतन जोत का प्रयोग किया जाता है। जेफेट्रा या रतन जोत भी कहा जाता है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन अगला देखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः है। दोस्तों अस्थि क्रमशः है तो स्टेपीज व फीमर राइट आंसर ए ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चंस क्लियर हो रहा होगा आपका। क्वेश्चन से अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है। तो दोस्तों आपका कैल्शियम नहीं होना चाहिए दोस्तों, ए ऑप्शन होना चाहिए राइट आंसर ऑक्सीजन। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन से जरा ध्यान से देखना, फॉल्स रिप्स तथा फ्लोटिंग रिप्स
किस अंग में पाई जाती हैं? आपको राइट आंसर बताना है। फॉल्स रिब्स तथा फ्लोटिंग रिब्स। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों या ए ऑप्शन वच्छी पिंजर। दोस्तों आपको बता दें रिप्स मतलब होता है पसलियाँ। दोस्तों आपका जो कि कंप्लीट हुआ आज का सेशन कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे इसी तरह आपको सेशंस प्रोवाइड होता रहे। चलिए थैंक यू सो